हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग चैनल ओलंपियाड वाला। और भैया हम लोग आ चुके हैं आपके पास एक बहुत तगड़ा कंट्रोवर्सी जिसके आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात या बुरी बात यह है कि जेई ने क्वेश्चन उठाया ओलंपियाड से, ये अच्छी बात, लेकिन फ्रेम बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, ये है बुरी बात। अच्छी बात इस चैनल वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब हम लोग आपके लिए पूरा ओलंपियाड का कंटेंट इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। आईएनपीएचओ के पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ईच ईयर आपके पास इस चैनल पे अवेलेबल होने वाले हैं। तो जो बच्चे अपने आप को थोड़ा हटके मानते हैं, वो बच्चे इस चैनल के तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको एक सबसे ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ओलंपियाड की बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो ये प्लेटफॉर्म होने वाला है। डेडिकेटेडली आपको यहां पर आईओक्यूएम और एनएससीजेएस की प्रिपरेशन शुरू करा दी गई है। आप उनकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इनमें अभी बूस्टर डोजेस आने वाले हैं, जिसमें आपको आईएनजेएसओ और आरएमओ लेवल तक की प्रिपरेशंस भी अभी से शुरू कराई जाएंगी। उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसी सेशन में हम लोग आईएनपीएचओ और ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज एनएसईपी के भी सारे रिपोजिटरी आपके लिए जनरेट कर देंगे। मतलब सभी पीवाईक्यू बैंक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आपके लिए यहां पर जनरेट हो जाएगा, ताकि जब हम कोर्स स्टार्ट करें आपका, तो आपके पास एक सफिशिएंट कंटेंट हो जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आप हेल्प ले सकते होंगे। तो ये एक होने वाला है बहुत ही अमेजिंग चैनल, जिसके पास आपको सारा कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ओलंपियाड वाला चैनल इज ओनली फॉर द टॉपर्स। पहली चीज, यहां पर किसी भी नॉन सिंसियर स्टूडेंट का कोई भी अलाउंस है ही नहीं। राइट? आओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, अपने आप चले जाओगे। तो यहां पर सिर्फ वही लोग आने वाले हैं जिनका सच में टॉपर बनने का सपना है, और जो सच में अपने आप को एक टॉपर के लिए देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। और आपने कई सारे आपको टॉपर्स एडवाइस भी इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। अभी आप मृणाल का इंटरव्यू देखने वाले हैं, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, जिसने आईएनजेएसओ, आईएनसीएचओ के सारे लेवल क्रॉस किए हुए हैं। कैंप में दो बार गया हुआ है, दो बार कैंप में गया हुआ बच्चा, वो आपको भी यहां पर एडवाइस देने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट ऑफ द इंडिया वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे और आपको एडवाइस भी देंगे। राइट? तो उन सबके टॉपर्स कनेक्ट आपके साथ मिलने वाला है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब लेकिन हम बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन की, जिसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने अपना अपना विजन पेश किया है। सबसे अच्छी बात क्या है? जो आप लोग हैं नालायक, वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम इस बात को सोचने लग जाते हो कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम गधे, और एक क्वेश्चन आ गया तो तुम भैया एकदम बहुत तगड़े हो जाओगे। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हर एक फिजिक्स का टीचर वो एक लर्नर है, हम सब एक लर्नर हैं। और बाकी बहुत बड़े बड़े अच्छे टीचर्स हैं, वो हमेशा ही अच्छे थे, आगे भी अच्छे रहेंगे, और हमेशा अच्छे तरह से पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। तो पहली चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन किसी भी टीचर की काबिलियत को डिफाइन नहीं कर सकता। तो प्लीज 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 डोंट जज द काबिलियत ऑफ अ टीचर बाय अ सर्टेन क्वेश्चन। उनका इतना बड़ा कंटेंट आपके सामने है, आपके पास औकात है, तो आप उसको जज करो, ठीक है ना? बट एक छोटे से क्वेश्चन से प्लीज किसी के लिए जजमेंट पास ना किया जाए। ओलंपियाड वाला चैनल है, होगी सिर्फ सीरियस सी बातें, इसके अलावा कोई खास बातचीत हम यहां पर नहीं करते हैं। तो पहली चीज हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सीज क्यों आ रही हैं और क्या हमारा विजन है। मेरा विजन भी हो सकता है कई लोगों से अलग हो, कुछ टीचर से अलग हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उन टीचर्स ने जो किया है या वो उन टीचर्स रिस्पेक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या जिनसे मैच कर जाएगा तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज, इस बात को लेकर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपके दिमाग में रखना चाहता हूं कि एक ये विजन्स है जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए और आप सोचिए कि एक क्वेश्चन पर कितने तरीके सोचा जा सकता है और उस पर बेस्ड क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप तक डिटेल्ड सॉल्यूशन पहुंचाऊं और आपको बेसिक प्रॉब्लम को समझा पाऊं कि बेसिकली प्रॉब्लम हो कहां रही है और क्यों जेईई एडवांस को इस क्वेश्चन को बोनस की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई लोगों के दिमाग किए हैं खराब। ऐसा नहीं कि जिसका आंसर मैच कर गया है उसी ने वहां तक सोचा था। मुझे ईमानदारी से बताओ, कई सारे ऐसे मेरे टॉपर्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर अगर इसमें ये दिया होता तो मैं नहीं कर देता। पर ये तो नहीं दिया ना, इसलिए नहीं कर पाया। मतलब उसके पास भी तो काबिलियत थी ना यार करने की, पर वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यार उसने एजम्पशन को उस तरीके से नहीं माना। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजम्पशन जेई ने क्लियर नहीं किए हैं तो इस क्वेश्चन को बोनस की तरफ सोचना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे का लॉस ना हो और एक फेयर कंपटीशन हो सके। ये मेरी जेई के साथ भी विनती रहेगी, और आप सब लोग कर ही सकते हैं। खैर, चैलेंज ओवर हो चुके हैं, तो कृपया करके ऐसी कोई विनती ना करें। ये क्वेश्चन एमआईटी का क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है, एमआईटी और आईपीएचओ दोनों का क्वेश्चन है। आईपीएचओ समझो पहले क्या है। आईपीएचओ एनएसईपी लेवल 1, आईएनपीएचओ लेवल 2, ओसीएससी के बाद 6 लौंडे सेलेक्ट किए जाते हैं जिनको प्री डिपार्चर कैंप की ट्रेनिंग देने के बाद हम उसको इंटरनेशनली भेजते हैं। वो इंटरनेशनल मतलब इंडिया के टॉप 6 लड़के, हर देश के टॉप 6 लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं, मतलब हर एक कंट्री के टॉप 6 के सामने जब ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया तो मैं तुमको ये दिखाने आया हूं कि उनको ये एजम्पशन दिए गए थे और उनको क्वेश्चन में ये डायरेक्ट हिंट तक दिया गया था कि भैया इस क्वेश्चन को बर्नौली इक्वेशन लगानी है। तो पहले तुम समझ लो तुम्हारे जेई की क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो डोंट अंडर एस्टिमेट, अगर नहीं भी हुआ है तो ये उनके लिए क्वेश्चन जिनसे पूछा गया था, उनके लिए इतने एजम्पशन, इतनी हिंट सामने रख दी गई थी और उनसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद की गई थी कि आप यहां से यहां बर्नौली लगा लो। और हमसे उम्मीद की जा रही है जेई के पेपर में कि हम पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। तो हाँ, ये गलत भी है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ी सी जाती हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी हुई है, वो चलता है। लेकिन अब पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या और मैं क्या आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया सिलिंड्रिकल फर्नेस हैज अ हाइट कैपिटल एच। ये फर्नेस है, फर्नेस को ये हाइट इसकी कैपिटल एच दी गई, डायमीटर डी दिया गया, दोनों की वैल्यू आपको 1 मीटर और 1 मीटर दे दी गई। बोला गया इट इज मेंटेन्ड एट 360 केल्विन, ये 360 केल्विन पर मेंटेन की जा रही है। और जैसे जैसे एयर जा रही है, अब उसने एयर के अंदर जाने का रास्ता दिखा दिया है। अब पॉइंट ये है कि अब एयर के अंदर जाने का अगर रास्ता दिखा दिया है मेरे दोस्त, तो मेरी बात को समझना, यहां पर अंदर का प्रेशर भी पीए और जब ये एंटर कर रही है तो यहां पर भी पीए दे दिया गया। मतलब हम ये मान सकते हैं कि यहां पर जो प्रेशर होगा, इसके अंदर का प्रेशर जो पीए है, वही इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होगा। आपने कहा सर ऐसा क्यों मान सकते हैं? पहली चीज, क्योंकि यहां पर ही मुझे कम एजम्पशन दिखाई पड़े, कम क्वेश्चंस कम लोगों ने बताया। पहली चीज, अब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर होगा, वो मैं प्रूफ करने की बात कर रहा हूं। वो क्यों होगा, क्या एजम्पशन मानना पड़ेगा जो इन्होंने नहीं दिया। अब इन्होंने क्यों नहीं दिया यहां पर, लेकिन इसने दिया। The velocity of the gases in the furnace is negligibly small. जब वेलोसिटी बहुत छोटी है तो आप यहां का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर मान सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि सेम हाइट है, सेम वेलोसिटीज आप मान सकते हैं। वेलोसिटी में कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है, बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल वेलोसिटीज है, और क्योंकि स्लो इंटर कर रही होगी, दोनों तरफ प्रेशर आपका सेम है, राइट। तो हम यहां पर मान सकते हैं कि दोनों तरफ का प्रेशर जो होगा वो सेम चल रहा होगा, वेलोसिटी में किसी तरीके कोई परिवर्तन नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर तो गैस की वेलोसिटी, यहां पर अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में हम एटमॉस्फेयर में हम एयर की वेलोसिटी कैसी मानते हैं बेटा? तो यहां पर तो एयर की वेलोसिटी 0 मानते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि यहां पर हम एयर की वेलोसिटी जीरो नहीं कर रहे। तो यहां पर भी जब एयर घुस रही होगी तो यहां पर भी हम वेलोसिटी जो होगी टेंडिंग टू 0 मानेंगे, नेग्लिजिबली छोटी मान लेंगे, ताकि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर डिफरेंस हम ऑलमोस्ट सेम मान, मतलब प्रेशर डिफरेंस 0 मान ले और प्रेशर को समान माना जा सके। तो ये पहला एजम्पशन है जो हम यहां ले रहे हैं, जो जेई ने नहीं दिया था। पहली चीज मैंने मान लिया। क्यों मानना पड़ेगा? ऑप्शन ही नहीं मेरे पास कोई और। सर यहां से यहां पर गैस का मोशन कैसा होगा? सर बर्नौली लगा लेते हैं, वेलोसिटी भी मान लेते हैं। बेटा आपको एक और स्टेप ऑफ बर्नौलीज यहां पर लगाना पड़ जाएगा। यहां पर प्रेशर कुछ कम होगा तभी तो ये वेलोसिटी यहां पर जाएगी, एयर यहां से जाएगी, तो यहां का भी प्रेशर ग्रेडियंट मैनेज होना चाहिए कायदे से। तो लेकिन खैर अब वो नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन में ये एजम्पशन मैं पहले स्टेप पे बता रहा हूं। जब ये एजम्पशन लगेगा तब यहां का और यहां का प्रेशर बराबर होगा और वो वेलोसिटी को नेग्लिजिबली स्मॉल हमके लेना पड़ेगा। ये एजम्पशन नहीं दिया है, आईपीएचओ ने दिया था, आप देख सकते हो, ठीक है ना। जेई ने नहीं दिया, अब नहीं दिया तो हम यहां का मान लेते हैं। अब आपने कहा सर अच्छा यहां का मान सकते हैं, तो सर क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यहां का भी आता है, सर यहां पर भी पीए होगा। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां पर भी थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि मेन कंट्रोवर्शियल, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्यूशन तो कई जगह देखा ही है, देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं बता भी रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, यहां से गैस अंदर घुसी,
यहां पर क्या बोला गया, अब सुनिएगा, बोला गया है द गैस द एयर गेट्स हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट कांस्टेंट प्रेशर P। यहां से यहां तक का प्रेशर कांस्टेंट रहा है, लेकिन क्या यहां से यहां तक का भी कांस्टेंट रहेगा? आपने कहा सर जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर हवा में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फ्लूइड में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो प्रेशर घटता है। और चूंकि यहां पर डेंसिटी एयर के कारण ही, डेंसिटी के चेंज के कारण ही फ्लो मेंटेन हो रहा है, मतलब वो छोटा सा प्रेशर चेंज ही इसके फ्लो के लिए जिम्मेदार होगा। आपने कहा सर हाँ बात ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा अब जरा ध्यान से देखना दोस्त, एक छोटी सी बात और समझाता हूं। उन्होंने बोला इसको कांस्टेंट प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर बिकम T बराबर 360 केल्विन, और ये धीरे धीरे इसको इसके अंदर हीट किया गया। कितने पैनल में? 1 मीटर में ये हीट हुई है। कहां पर हीट हुई, किस तरीके से हीट हुई, कहां पर इसका टेम्परेचर 300 से 360 हो गया, कहां पर इसकी डेंसिटी बदली होगी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब उन्होंने इतना बोल दिया, द हॉट एयर विद डेंसिटी रो राइजेस अप द वर्टिकल चिमनी ऑफ डायमीटर D बराबर 0.1 मीटर एंड हाइट H बराबर 9 मीटर। कहां पर? एबव, ये 9 मीटर एबव द फर्नेस एंड एग्जिट्स द चिमनी। सी द फिगर पे बता दिया कि भाई यहां से गैस गई उड़ते हुए और यहां से ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक बात है। अब यहां पर कौन कौन सी बातें गलत हो रही हैं वो मैं समझाता हूं। अब उन्होंने बोला है एजम्पशन, अब इनके एजम्पशन को समझते हैं। एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ द डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ डेंसिटी रो, ये आपको दे दिया गया। प्रेशर इज PA आपको गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ये गिवन है PA, एंड टेम्परेचर TA बराबर 300 केल्विन एंटर्स द फर्नेस। एज्यूम एयर एज एन आइडियल गैस, नेग्लेक्ट द वेरिएशन इन डेंसिटी एंड T। अब पहले समझना डेंसिटी के वेरिएशन को नेग्लेक्ट करने से हमारे पास क्या स्कोप खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर में रेस्पेक्टेड सर लोगों ने कुछ क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन के कंसेप्ट को इवॉल्व किया। एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपको बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने नोट्स में हम लोग कराते हैं, कराया भी है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने किया भी होगा। कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की एक बीम है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम v वेलोसिटी से एंटर करती है इस रीजन में। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E कुछ इस तरीके से दे दी गई है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E कुछ इस तरीके से गिवन है बेटा, तो आप क्या कहोगे? जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर करेगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और ये एक्सिलरेट हो जाएगा QE का, मतलब EE का। और ये एक्सिलरेट हो गया तो क्या होगा? अब इसकी वेलोसिटी जब तक ये यहां से, सोचिएगा 1 2 3 4 5, अब ये 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, एज्यूम करिएगा, यहां पर मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं, तो 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कुछ आगे निकल गया होगा। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? अलग अलग होगी। अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो अगर ये v वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी तो v होगी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो चुकी होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन के कारण इनकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी। और बढ़ गई होगी तो अब इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है इसका मतलब इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ये स्ट्रीम आगे की तरफ बढ़ेगी, इनके बीच की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो डेंसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट इफ यू आर कंसीडरिंग द एक्सीलरेशन। अगर आप एक्सीलरेशन को कंसीडर कर रहे हो तो आप डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं मान पाओगे, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर चूंकि assumption दे दिया गया है, तो एक्सीलरेशन का कंसेप्ट हम किसी भी तरीके से नहीं लगा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो वो चीज तो हम नहीं कर सकते। आपने कहा सर बेसिक फिनोमिना, मैंने कहा देखो बेसिक फिनोमिना हम लोग ऐसे ही सोचते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं साइफन ट्यूब की, है ना। साइफन ट्यूब याद है, मैंने आपको समझाई थी एक बार। अब यहां पर अपन कोई एक रखते हैं, याद है पेट्रोल की टंकी से हम लोग बोलते थे पेट्रोल निकालेंगे, तो यहां पर एक पाइप डाल देते थे और यही पाइप यहां से हम नीचे की तरफ लगा देते। तो अगर आप पाइप इस पे डाल दोगे तो पानी अपने आप आएगा क्या? पानी नहीं आएगा। लेकिन जब एक बार आप सक करोगे और एक बार फ्लो मेंटेन करा दोगे तो ये पानी लगातार फिर नीचे गिरता रहता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ साथ, और बेस्ड ऑन दिस प्रेशर डिफरेंस, यहां से यहां तक का जो भी हाइट डिफरेंस आता है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर वेलोसिटी निकल के आ जाती है, राइट। एंड अगेन b कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2gh, याद है। बट अब यहां पर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन हो गया, यहां पर एक फ्लो मेंटेन हो गया। अब ये एक्सीलरेटिंग फ्लूइड नहीं है, जिस वेलोसिटी से घुसेगा उसी वेलोसिटी से निकलेगा। हाँ, लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में सक करके खींचा था इसको अंदर, तब उस दौरान एक्सीलरेशन हुआ होगा, ये बात सच्चाई है। लेकिन चूंकि हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डेंसिटी कांस्टेंट, ऐसा आपको मानना है और स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन किया जा रहा है,
स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन किया जा रहा है। और अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया हम इस एक्सेलरेशन की बातचीत को नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इफेक्टिव जो बातचीत है हम उस पर जरूर बातचीत कर सकते हैं कि अगर हम देखें जब एयर एंटर की होगी और एयर के एंटर होने से हमारे पास पूछा गया है यहां पर क्या मास फ्लो रेट होगा, किस स्पीड से वेलोसिटी बाहर आ रही होगी। मैंने सोचा V नॉट से आएगी, चूंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया भी यहां पर कांस्टेंट है, तो जिस वेलोसिटी से यहां पे जाएगा उसी वेलोसिटी से इसको यहां से एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि रो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट और वी भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम इस बात को बोल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट मानी जा रही है। नहीं कहा सर, हाँ बात ठीक, तो दोनों एंड पे वेलोसिटी कांस्टेंट वी नॉट हो गई। अब सर इसने वी नॉट यहां पर तो गेन करी, कहां से गेन होना शुरू हुआ। अब पॉइंट यही आता है, अब चैलेंज यही सबसे बड़ा आ जाता है कि अब हम बर्नौली का उपयोग करना है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर ली गई है, तो हिंट ये कहीं ना कहीं छोटा सा मिल जाता है, बर्नौली लगाओ। पॉइंट आता है किन दो बिंदुओं के बीच बर्नौली लगाएं ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा एक ऐसा पॉइंट चूज करते जहां के बारे में हमें इंफॉर्मेशन वेल नोन दी गई हो या पता चल रही हो। मेरे को यह पता है कि सर देखो, अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात आपके साथ करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सर देखो, अगर मैं यहां पर बात करता तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी तो नेग्लिजिबल थी, प्रेशर PA था, बट यहां पर फ्लो जो होगा वो स्ट्रीमलाइंड नहीं होगा, यहां पर डेंसिटी वेरी कर रही होगी। तो अगर मैं पहला पॉइंट यहां पर लूं तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहां से एयर फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं निकलने वाला है, डेंसिटी का बदलाव होने वाला है, और डेंसिटी का बदलाव होगा तो वहां पर अलग तरीके के फिनोमिनास, कन्वेक्शन लगातार चल रहे होंगे और सर्कुलेशन ऑफ करंट्स जो होंगी वो चल रहे होंगे, सर्कुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो लगातार चल रहा होगा, इसलिए मैं यहां पर बातचीत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये गैस यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, धीरे धीरे इसकी डेंसिटी बदलती जाएगी। वो कहां बदलेगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, हमें मानना पड़ेगा। ये हम दूसरा एजम्पशन लगाने जा रहे हैं, दूसरा एजम्पशन, ठीक है ना। अब मैं हर एजम्पशन की बात करूंगा और उस पर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इन एजम्पशन पर बेस्ड ही सही हो पा रहा है। अब मैं दूसरा एजम्पशन, क्योंकि देखो जब MIT ने भी ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्लियरली लिखा कि भैया देखो गैस, देखिए यहां पर लिखा हुआ है बिटवीन स्टेशन 1 and 2 heat is added at constant pressure and the air temperature is raised by an amount of delta T। सिर्फ 1 से 2 के बीच में। तो उन्होंने बता दिया कि जब आप 21 से 2 की पहुंचोगे तब यहां तक आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसके बाद आपका जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर रो ए होगा तो यहां पर ये रो हो जाएगा। तो उन्होंने बता दिया ये पॉइंट, यहां पर डिस्क्राइब नहीं है। तो आप यहां पर पूरी जगह रो होगा तो अब यहां से जब ये फ्लो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इस पॉइंट पर मान सकते हैं। ये उन्होंने क्लियरली मेंशन भी करके दिया। हमारे में ये क्लियर मेंशन नहीं है तो हम इसको मानेंगे। अब आपके मन में ऐसी बात आ सकती है, सर हम वहीं क्यों माने, सर हम यहां पर भी तो मान सकते हैं। अब ये तुम्हारे मन में हो सकता है कि सर हम इस जगह मान ले तो, और यहीं से स्ट्रीमलाइन फ्लो बना होगा तो सर हम यहां से मान लीजिए कि सर ये वाली हाइट इस जगह, ये सर इतनी दूरी 0.3 मीटर रही होगी, ये 0.2 मीटर रही होगी, 0.4 मीटर रही होगी। सर ऐसे तो मेरा आंसर अलग अलग आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा मान सकते हो आप। लेकिन आइडियल, क्योंकि अब हमें आंसर की तरफ अप्रोच करना है, आंसर की तरफ पहुंचना है, तो मैं यहां पर एग्जैक्टली जस्ट बिलो द जो आपकी क्या बोलते चिमनी है इसके जस्ट नीचे मानूंगा स्ट्रीमलाइन फ्लो के करेस्पॉन्डिंग। लेकिन हम मान सकते थे भाई यहां से अंदर घुसना शुरू किया तो इस जगह मान लो, और ये डिफरेंस 0.3 मीटर भी तो हो सकता है, क्योंकि कहीं दिया तो गया नहीं ना, कुछ मेंशन तो ही नहीं, और ऐसा भी कोई शेप मेंशन नहीं है। अब यहां पर कि यहां पर भी कोई शेप अगर मेंशन नहीं तो यहां पर भी बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मेंटेन हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे बिल्कुल ही कर्व दे दी गई चीजें। बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, बट अभी हम उसके अंदर चर्चा पे नहीं जा रहे क्योंकि वो फिर बोनस की ही बात है। तो पहली चीज यहां पर हमें एक एजम्पशन लेना है जो कई लोगों ने नहीं बताया, नहीं लिया है, वो हमको बताना पड़ेगा यहां पे कि मैंने 2 एजम्पशन आपको बताया, यहां से यहां का, और दूसरा एजम्पशन यहां पर। ये हाइट कुछ भी ली जा सकती है, इफेक्टिवली आप कुछ भी ले सकते हो। सर 0.5 पे मान ले तो मान सकते हो यार, अब जब नहीं दिया गया तो आप कुछ भी मान लो यार, है ना। आंसर के लिए आप कुछ भी पिच कर दो, जे एडवांस गलत करके दिखा दे, उसको नहीं कर सकता क्योंकि भाई उसका लॉजिक ही नहीं है कोई, क्योंकि आपने नहीं दिया तो हम कहां माने। हाँ, अब ये बात आती है कि सर आंसर की तरह अप्रोच करना है तो क्या माने।
तो हम यहां पर मान सकते हैं कि इसने, हम लोग जो सोच सकते हैं, वैसे मैं इसके बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं हूं क्योंकि अब ये हाइट ये डिफाइन नहीं एग्जैक्टली, तो हम यहीं पर क्यों माने, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं आप यहां मान सकते हैं बेस्ड ऑन द आइडियल एजम्पशंस कि फर्नेस यहां खत्म हो रही, उसी के बाद डेंसिटी रो ही होगी, ये हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, एमआईटी ने फर्नेस के अंदर ही चेंज कर दिया था, ये भी मैं आपको दिखा दूं, यहां से रो हो गई थी, थोड़ा पहले से रो हो सकती, रो तो कहीं से भी हो सकती है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हां, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर यहां पर प्रेशर पीए होगा, अब यहां पर जो प्रेशर होगा क्या वो यहां के प्रेशर के बराबर होगा? अगर मैं यहां का प्रेशर पी डैश मान लूं, तो मैंने कहा ये तो मैं क्लियर बोल पा रहा हूं कि यहां का प्रेशर यहां, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये मुझे फिगर में दिखाई पड़ रहा है और उन्होंने ये लिख दिया है कि भैया लुक इनटू द फिगर, कहां लिखा, सी द फिगर। अब डिटेल को समझने के लिए फिगर ही है हमारे पास, उन्होंने लिख दिया भैया हम नहीं बताएंगे तुमको, फिगर से समझ लो, समझ पाओ। अब भैया फिगर से जो समझ में आएगा वही तो माना जाएगा। फिर अब फिगर समझ में आ रहा है कि ये इलाका खुला है, तो यहां पर प्रेशर पीए होगा, लेकिन यहां कहीं खुला तुमको दिखाई पड़ रहा है, जरा हमको बताओ, तो तुम कैसे कह सकते हो कि भैया यहां और यहां का प्रेशर बराबर होगा? तो भैया यहां का प्रेशर बराबर नहीं कहा जा सकता, ये मेरी एक अपनी मानना है और कई लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो सबका अपना एक विजन है। मेरे को फिजिक्स बहुत ज्यादा नहीं आती है, तो मुझे जो आती है उसके हिसाब से मैं भी बता रहा हूं, और जिसको जैसी भी है, मतलब मैं इस पे कोई वो नहीं क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात है कि यहां पर गोला नहीं दिया गया। अगर यहां एक छोटा सा गोला, जो आइडियली फर्नेस में होते हैं, फर्नेस में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ भी थोड़े थोड़े छेद होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा गैसेस को बाहर निकालने का उपयोग भी करते हैं और वहां का प्रेशर भी मेंटेन करने का काम कर देते हैं, तो होते हैं वो फर्नेसेस में, है ना। तो अब नहीं दिया है तो फिर हमको यहां का प्रेशर बराबर नहीं मान सकते। मेरे से कोई पूछेगा पी डैश कितना है, तो मैं ये जरूर लिखूंगा कि पी डैश बराबर पीए माइनस रो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू 1। तो इस पॉइंट का प्रेशर ये होगा, मैं इस पॉइंट का प्रेशर इसको बराबर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे कहीं पर ओपन नहीं दिया है, और उन्होंने फिगर देखने को बोला, तो फिगर के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट का प्रेशर भी पता चल जाएगा जो कि पीए दिया गया, और पीए वो यहां का प्रेशर यहां के बराबर होगा, ये क्लियरली मेंशन्ड है। इस जगह का प्रेशर इस जगह के बराबर होगा, ये कहीं नहीं है। जो यहां का प्रेशर होगा, इस पॉइंट का प्रेशर होगा, वही इस पॉइंट का प्रेशर होगा। ये पॉइंट देख लीजिए पहले आप, यहां अगर इसको इससे इक्वेट करोगे तो आपको बता दो इस पॉइंट का प्रेशर पीए माइनस रो जी 1 होगा। तो जो यहां का प्रेशर है वो यहां का होगा, वही यहां का होगा। ये इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, लिखा है, दिया गया है कि इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया अंदर, तो वो बाहर के साथ कंपैरिजन फिर नहीं होगा, वो एक क्लोज सिस्टम की तरह बात हो गई है कि भैया अंदर यहां पर सिस्टम अपना है, यहां से एयर लिए उसको हीट किया, ऊपर से निकाल देंगे। तो अब यहां पर प्रेशर बराबर होंगे ये नहीं कह सकते, तो भैया यहां का प्रेशर यहां का, वही यहां का, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये वाला बराबर नहीं होगा। तो यहां का प्रेशर हो गया पीए। आपने कहा सर यहां पर पीए प्रेशर, यहां पर अपनी इसकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो मैं नेक्स्ट पे आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं और आपको थोड़ी सी बातें समझा देता हूं। तो अगर ये मेरी एक चिमनी थी, ये इसका ओपन एंड हो गया, तो अगर मैं यहां पर बात करता और जहां पर हमारी ये फ्लेम्स यहां से जाती और ये फ्लेम्स यहां से निकल के ऊपर की तरफ जा रही होती, तो हम इस बात को क्लियरली बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इस पॉइंट पर हमारे पास पता चल गया प्रेशर है पीए, प्लस यहां पर अगर हम बोलें कि यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 है, यहां पर हम बोलें इसकी वेलोसिटी v2 है, यहां का प्रेशर P2 है, और यहां की हाइट हमको पता है कि ये 9 मीटर्स दे दी गई है। आपने कहा सर बहुत अच्छा, सर यहां पर जब एयर अंदर आई तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना था, रो ए, जब ये ऊपर जाएगी तो डेंसिटी ऑफ एयर चेंज होके बदल जाएगा। सर ये हम सभी को पता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेशर की तो पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन दे दी गई है। अरे बोलो दे दी कि नहीं दे दी गई? और आप सभी को पता है कि P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई M, हम लोगों ने बहुत बार उपयोग करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? तो मतलब रो इंटू टी तो कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं रो इंटू टी इज कांस्टेंट। तो रो 1 T1 बराबर रो 2 T2। तो इनिशियल आपको 1.2 यहां का टेम्परेचर दिया गया 300, बाहर का अंदर का आपको रो 2 निकालना है कि जब हीट हो जाएगी 360 पे तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो यहां से आप इक्वेट करते हैं तो रो 2 की वैल्यू आ जाती है 1 kg पर
मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज आवर वैल्यू। ρ2 पता चल गई, मतलब यहां पर क्या डेंसिटी है ये हमको नोन हो गई, यहां क्या डेंसिटी है ये हमको पता है, कितनी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर, और अंदर कितनी हो गई 1 kg पर मीटर क्यूब। आपने कहा सर बहुत अच्छा, तो अब मुझे इस बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन पता है, इस जगह का प्रेशर P2 कितना हो गया बेटा, तो अगर मैं P2 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट ए माइनस रो ऑफ एयर इंटू जी इंटू, क्योंकि 10 मीटर हम ऊपर आए हैं तो रो ए, क्योंकि बेटा मुझे यहां का प्रेशर पता है पीए, और यहां से यहां की जो हाइट का चेंज है वो 10 मीटर है। तो अगर हम यहां पर बर्नौली अप्लाई करते हैं, बिटवीन अप्लाइंग बर्नौली बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में, तो हम इस बात को बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर मैंने यहां पर डेंसिटी ρ1 है, ठीक है ना, तो ρ1 यहां पर हम लिख रहे हैं, या रो ही लिख रहे हैं क्योंकि रो ए है तो इसको रो लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डेंसिटी यहां पे रो हो गई, ठीक है, तब यहां पे डेंसिटी रो हो गई गुड्डा अपनी। अब यहां से अपनी जो एयर है वो अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने कहा सर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं, इस 1 पॉइंट और इस 2 पॉइंट के बीच में बर्नौली अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं 1 पॉइंट पे लिखूंगा तो प्रेशर कितना है पी, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी 1/2 रो इंटू, यहां पर v1 लिखा था तो v1 का स्क्वायर, यहां पर वेलोसिटी v2 मानी है तो p2 प्लस हाफ ऑफ रो प्लेन वाला रो इंटू v2 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। एच कितना हो गया बेटा 9 मीटर्स। आपने कहा सर बहुत अच्छा, मीटर हटा दो 9। अब आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, यहां का प्रेशर भी नोन हो गया। अच्छा v1 v2 का रिलेशन हमको पता है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया, तो इस एरिया पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया आपको दे रखा है पाई इंटू 1 मीटर का स्क्वायर अपॉन 4, और इसका जो एरिया आपको दे रखा है स्मॉल ए दैट इज पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया लगभग 1/100 गुना है, कितना है 1/100 टाइम्स, बोलो है कि नहीं, और उसका स्क्वायर सॉरी एरिया 10 की पावर 4 टाइम 1 का स्क्वायर है 0.1, तो 100 गुना का फर्क आ जाएगा, तो वेलोसिटी भी लगभग 100 टाइम्स चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट यहां पर बहुत छोटी होगी। तो हम v1 स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेयर टू v2 स्क्वायर। ये हमारा तीसरा एजम्पशन है जो हम यहां पर लेने जा रहे हैं कि हम आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। ये 3 एजम्पशन पर बेस्ड बात है जो हम कर रहे हैं, और ये इतना एजम्पशन हम लोगों ने लगभग हर जगह लिया है, तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये तो हम लेते ही आए हैं, बचपन से लेते आ रहे हैं, तो क्लियर हो जाता है। तो हम सभी को पता है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो रो इंटू पाई 1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू यहां पर वेलोसिटी हो गई अपने पास v, यहां पर लिखना थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। एरिया हो गया बेटा अपने पास पाई इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डेंसिटी रो इंटू आपके पास वेलोसिटी होगी v2, इट शुड बी इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू v1। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दैट v2 इज इक्वल्स टू 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 टाइम्स ऑफ v1, तो v2 बहुत छोटा होगा, इसलिए इसके स्क्वायर तो 1/10,000 टाइम्स हो जाएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा सर ठीक है, तो अब मैं यहां पर इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो अगर हम यहां पर लिखें तो मैं लिख सकता हूं दैट pa इट शुड बी इक्वल टू pa, यहां का प्रेशर हो गया माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू 10, क्योंकि बाहर से हम लेकर आ रहे हैं तो यहां पर तो हवा ही विद्यमान है, तो यहां पर रो होगी, प्लस आपके पास हो गया हाफ ऑफ रो इंटू v2 का स्क्वायर और प्लस रो जी इंटू 9। ये हमारा बेसिक अजम्पशन है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं दैट v2 जो यहां से निकल के आता है इट्स कम्स आउट टू बी √60। बेस्ड ऑन दैट अगर हम यहां पर फ्लो रेट निकालते हैं, that is rate of mass flow dm by dt, that is rho into area of cross section that is small a into v2। तो अगर आप इसको पुट अप करोगे तो वहां से वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी 60.7 और 60.8 ऐसा कुछ जो भी है ग्राम पर मीटर क्यूब, या 0.6 में आ जाता है, ठीक है ना। आपका आंसर शायद यहाँ पे ग्राम पर सेकंड, माय मिस्टेक, मैं वॉल्यूमेट्रिक बताने लग गया हूँ, डेंसिटी की बात कर दी, ग्राम पर सेकेंड, ठीक है ना, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
इतने ग्राम पर सेकंड का फ्लो आपके पास निकल कर आ जाएगा। ये वेलोसिटी जो आएगी वो आपकी मीटर पर सेकंड के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमने इसको एजम्पशन पर सॉल्व किया। ये कोई एजम्पशन जेई ने नहीं दी है, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एग्जैक्ट करेक्ट है, मतलब मैं इस पे ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बाकी की जो सॉल्यूशंस हैं उनमें सबसे करेक्ट ये है, मैं ये जरूर कह रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट है। बाकियों में मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर कैसे इक्वेट किया जा रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, और मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने कहा ओलंपियाड वाला पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन रख सकते हैं। ठीक है ना, और यहां पर आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बातचीत को रख सकते हैं, अपनी चीजों को रख सकते हैं, लेकिन मर्यादित तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि ये ओलंपियाड वाला है, ओनली फॉर टॉपर्स है, अच्छे बच्चों के लिए है। कृपया करके अच्छी बातें ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो बाकी इस पर बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं, बहुत अमेजिंग। आपको मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि इसके साथ होंगे बहुत ही शानदार फिजिक्स ओलंपियाड के सारे क्वेश्चंस। तो आप मान के चलिए कि अब जेई ने जिस सोर्स को ढूंढा है वो सोर्स हम आपके पास बहुत प्रॉपर तरीके से अवेलेबल कराने वाले हैं, और आपके थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों का इस ओलंपियाड वाला को खोलने का सिर्फ एक लॉजिक है कि बच्चों तक हम उस अवेयरनेस को पहुंचा सकें कि वो अपनी तैयारी को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। राइट, जैसा मैं बोलता आ रहा हूं, यहां पर आप अपनी बुनियाद को मजबूत करेंगे। इस चैनल का स्लोगन ही यही है, अब होगी बुनियाद मजबूत। तो अपने को अब करनी है बुनियाद मजबूत, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम सभी लोग मिलकर बुनियाद को मजबूत करेंगे, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और फाउंडेशन से ही इस कोर्स को स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप 8th 9th 10th में हैं तो यहां पर IOQM और NSCGS के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो आप PW ऐप पर भी देख सकते हो और हर जगह इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट, IPHO के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, INPHO के सारे PYQs, मैं सारे वर्ड यूज कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। INPHO के सारे ऑल क्वेश्चंस हम आपके साथ लेकर आने वाले हैं, और एक बहुत शानदार सी टीम है जो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराएगी, ना ही सिर्फ PHO के, CHO के भी और INBO के भी, मतलब बायोलॉजी वाले पीछे मत समझे अपने आप को। बायो की बहुत शानदार टीम बिल्डअप हो चुकी है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए एडवांस के सेशन, NSCGS के बच्चों के लिए एडवांस के बूस्टर सेशंस भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो जो बच्चे NSCGS की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको संडे टू संडे बूस्टर सेशंस मिलने वाले हैं, वो आपको मिलते भी रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।